ऑडियो बुक ऑफ शंभुलिंगम, ये नई सीरीज़ निकाली है मैंने। इसमें मैंने सत्यनारायण के साथ साथ शंभुलिंगम भी मैं कवर करने वाला हूँ। तो हम पहला चैप्टर शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है जनरल फिजियोलॉजी, उसका भी पहला चैप्टर है सेल। तो बेस्ट बात शंभुलिंगम की ये रहती है, इसमें हेडिंग सब हेडिंग बहुत अच्छे से क्लासीफाई किया रहता है। तो अगर आपको इससे क्या होता है, टॉपिक समझने में बहुत आसान पड़ता है और शुरू में इंट्रोडक्शन में ही लिख दिया रहता है वो। जैसे आप सेल चैप्टर शुरू करें, और मैंने आप मैक्सिमम चीज़ आप अपने 11th और 12th में पढ़ चुके हो, तो जो चीज़ नहीं पढ़े हो ना, मैं उसे ज़्यादा बताने वाला हूँ। वैसे वो चीज़ों को मैं ले दूंगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी है वो आप सब पढ़ चुके हो, पर दो चार जो एक्स्ट्रा टर्म होंगे वो मैं कवर करने वाला हूँ इसमें। तो जैसे इस चैप्टर का पूरा इंट्रो एक बार देख लीजिए हम क्या पढ़ने वाले हैं। पहला ही है इंट्रोडक्शन, पढ़ेंगे हम सेल के बारे में, फिर स्ट्रक्चर क्या होता है सेल का, फिर सेल मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्म, फिर ऑर्गेनेल्स इन साइटोप्लाज्म। बेसिकली जो ये इंट्रोडक्शन जो दिया है ना इसने, इसको अगर आप समझना चाहें, सेल मेम्ब्रेन से आप न्यूक्लियस की तरफ बढ़ते जाएँ, उसी सीक्वेंस में है ये। तो जैसे सेल मेम्ब्रेन हो गया, फिर साइटोप्लाज्म आता है, फिर साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनल्स दिखेंगे, फिर ऑर्गेनल को बेसिस में क्लासीफाई कर दिया है कि इसमें अगर मेम्ब्रेन है कि नहीं उसके बाहर, अगर मेम्ब्रेन नहीं है तो क्या होगा। फिर और अंदर जाएंगे तो न्यूक्लियस आता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, फिर डीएनए के अंदर जीन होता है, फिर आरएनए पढ़ेंगे, बस ऐसे ही है। फिर जीन एक्सप्रेशन, ग्रोथ फैक्टर, फिर सेल के बारे में कि सेल की डेथ हो जाती तो क्या होगा, सेल कैसे अडेप्ट करता है, सेल कैसे डीजनरेट करता है, सेल की एजिंग क्या होती है, और स्टेम सेल्स, इस पर पढ़ने वाले। तो मैं शुरू करता हूँ चैप्टर। अब इसमें देखिए इंट्रोडक्शन में सिर्फ वही बताया सेल्स क्या होता है। तो सेल आपको पता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी होता है। इसका इंपॉर्टेंस सिर्फ ये है कि सेल अपने आप एक लाइफ को सस्टेन कर सकता है, एक सिंगल सेल भी, क्योंकि वो ऑक्सीजन ले सकता है एनवायरनमेंट से, CO2 वो दे सकता है, एलिमिनेट कर सकता है, वो न्यूट्रिशन ले सकता है, अपना खुद का एनर्जी एक्सपेंडिचर चला सकता है, खुद के दम पे रिप्रोड्यूस कर सकता है, वही इसका मतलब होता है। अब ऐसे ही बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बन जाते हैं, टिश्यू बनते हैं। तो अब टिश्यू के बारे में बताया। अब टिश्यू आपने पढ़ा ही है, 4 टाइप का होता है, मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। तो 4 टाइप के टिश्यू होते हैं ये बस। अब ऑर्गन क्या होगा, बहुत सारे, यही जो 4 टाइप के टिश्यू हैं, अगर इसके 2 या 3 वैरायटी टाइप्स के मिल जाएंगे तो आपको क्या बन जाएगा, एक ऑर्गन बन जाएगा। अब देखो ऑर्गन को इसने बहुत 2 बेसिस पर क्लासीफाई किया, एक हॉलो ऑर्गन होते हैं और एक कॉम्पैक्ट। हॉलो को क्या बोल सकते हैं हम, ट्यूबुलर, जो कि ट्यूब में रहता है, और कॉम्पैक्ट का मतलब क्या, पैरेन्काइमल टाइप का। तो 2 इसका ऑर्गन का क्लासिफिकेशन। अब बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे बॉडी के लिए पर्टिकुलर, तो उसको क्या कहेंगे हम, सिस्टम कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। तो ये सिस्टम है, यही हमें फिजियोलॉजी में पूरी बुक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सेल की। तो सेल का स्ट्रक्चर पढ़ने का सबसे बेसिस यही है, जैसे मैंने बताया कि आउटर जो रहता है, सबसे बाहर क्या रहती है, सेल मेम्ब्रेन। अब आप बोलोगे सेल वॉल, सेल वॉल हमारे में नहीं होती, हम एनिमल पढ़ रहे हैं ना, तो एनिमल में सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, तो सेल जो बॉडी और सेल मेम्ब्रेन इस बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं। सेल मेम्ब्रेन हटा दो, उसके बाद जो भी बचा वो सेल बॉडी होता है। फिर सेल बॉडी में एक और अंदर स्ट्रक्चर होता है, उसको न्यूक्लियस। तो ये बोलता है कि 3 बेसिस पर हम पढ़ते हैं सेल को, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। वही आउटर से इनर जाइए आप, ये इनर से आउटर जाओगे तो न्यूक्लियस आ जाएगा आपका, साइटोप्लाज्म और फिर वो सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के बारे में, इसके अलग अलग नाम भी होते हैं, आपने पढ़ी हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा। अब मेम्ब्रेन का काम क्या होता है कि ये एक सेल एक लाइफ को सस्टेन कर सकता है ना, तो वो उसका बाहर के एनवायरनमेंट से और अंदर एक ठोक बैरियर टाइप का काम कर रहा है। वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो गया और सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर, अंदर इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब कंपोजिशन की बात करी जाए, कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो वही 3 चीज़ का बना होता है, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है 55%, लिपिड्स होता है 40%, कार्बोहाइड्रेट होता है 5%। पहली बार सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर RBC में देखा गया था, क्योंकि उसमें देखना आसान था, ये सब आप पढ़ चुके हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन की बात करी जाए तो 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन कहा जाता था इसे। इसमें एक सेंट्रल लेयर होती है, वही आपने जो पढ़ा है, लिपिड होते हैं और प्रोटीन होती है। जो सबसे बेसिक मॉडल आया था उसमें सैंडविच करके बताया गया था, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब देखा गया तो उसमें कहा गया इलेक्ट्रॉन लूसेंट एक लेयर है और इलेक्ट्रॉन डेंस जो बाहर की लेयर है। जो इलेक्ट्रॉन लूसेंट मतलब वो लिपिड के लिए यूज़ किया था, और जो इलेक्ट्रॉन डेंस है वो प्रोटीन के लिए यूज़ किया गया था। फिर कुछ मॉडल्स आए सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बताने के लिए। सबसे पहले आया डैनियली एंड डेवसन मॉडल 1935 में। इन्होंने वही सैंडविच वाला बताया था, सैंडविच ऑफ लिपिड। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आपको पता होना चाहिए हाँ यहाँ से शुरुआत हुई थी। उससे क्या होता है, हमको पता चलता है हम कैसे सेल मेम्ब्रेन के जो मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर तक पहुँचे। फिर उसके बाद आता है यूनिट मेम्ब्रेन का मॉडल, 1957 में आया था। ये सिर्फ ये कहना चाहता था कि क्या बोलते, जो सेल ऑर्गेनेल का जो मेम्ब्रेन होती है और जो सेल उसकी मेम्ब्रेन होती है और पूरी सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, वो सब एक ही कंपोनेंट से बना होते हैं, वही प्रोटीन, लिपिड, बस उसका कंपोजिशन चेंज कर देता है। फिर जो थर्ड मॉडल आया वो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल आया 1972 में, सिंगर एंड निकोलसन में, और ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है। फिर अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन में। जैसे कहा था लिपिड लेयर्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, बीच में होती है एज अ सैंडविच के फॉर्म में।
तो इसमें दो टाइप के लिपिड होते हैं, एक तो फॉस्फोलिपिड सबसे ज़्यादा होता है, फिर कोलेस्ट्रॉल होता है। फॉस्फोलिपिड बहुत वैरायटी का होता है। फॉस्फोलिपिड क्या बोलते हैं, दो पार्ट होते हैं इसके, हेड पोर्शन और टेल पोर्शन। दो दो फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर मिलते हैं और उसकी टेल क्या बोलते हैं, वाटर हाइड्रोफोबिक होती है, इसलिए वो जुड़ जाती है। और नेक्स्ट जो होता है आपका कोलेस्ट्रॉल, वो क्या करता है, इंटीग्रेशन में काम आता है, इन सबको जोड़ के रखता है सारे फॉस्फोलिपिड को। अब बात करते हैं फंक्शन क्या है लिपिड लेयर का सेल मेम्ब्रेन में। ये क्या बोलते हैं, लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस को अपने आर पर आने देती है, जैसे कि हो गया आपका O2 हो गया, CO2 हो गया, लेकिन जो उसमें सॉल्युबल नहीं होते उसको आने नहीं देती। अब प्रोटीन लेयर की बात की जाए तो प्रोटीन को दो बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं, हमने पढ़ा है इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन क्या होते हैं, जो पूरे सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस में जाएगा उसको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। और पेरिफेरल प्रोटीन जो क्या बोलते हैं, आसानी से आप उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखिए जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं उसके कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि हो गया सेल को जोड़ने के लिए सेल एडिशन, दो सेल के बीच में आने जाने का रास्ता प्रोवाइड करेगा वो सेल जंक्शन हो गया। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट के लिए चैनल प्रोटीन्स, हार्मोन रिसेप्टर, एंटीजन और कुछ एंजाइम भी होते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन क्या होंगे, प्रोटीन्स ऑफ साइटोस्केलेटन होते हैं या फिर और एंजाइम होते हैं। अब फंक्शन क्या होता है प्रोटीन्स का सेल मेम्ब्रेन में, तो आप वही देखोगे भाई, जंक्शन है तो ट्रांसपोर्ट कराने काम आ रहा है ग्लूकोज का, इलेक्ट्रोलाइट का। कई सारे पंप के फॉर्म में काम करते हैं, सोडियम पंप पढ़ा है आपने, पोटेशियम पंप पढ़ा है। एंटीजन की तरह काम करते हैं जो कि एंटीबॉडी के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट जो सेल मेम्ब्रेन का क्या होता है, जैसे हो गया ग्लाइकोलिपिड, ये सब क्या होता है, एंटीजन की तरह काम करते हैं। फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन सेल मेम्ब्रेन की बात की जाए तो क्या काम आता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो नेगेटिवली चार्ज सब्सटेंस को अवे करते हैं, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव रिपेल करता है। अब आगे बात करें फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, आपसे पूछा जाए तो वही आपको बता देना है, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, सेलेक्टिव परमेबिलिटी है, क्यों है आपको पता है, एब्जॉर्प्टिव फंक्शन भी होता है इसका क्योंकि न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है, एक्सक्रीटरी फंक्शन सब्सटेंस को अपने बाहर फेंक रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करा रहा है, शेप को मेंटेन करता है साइटोस्केलेटन की मदद से। अब साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर जो मटेरियल है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, वो जेली लाइक होता है, उसमें मैक्सिमम पानी होता है। अब देखिए इसमें लिखा है 80% ऑफ वाटर होता है। हम कहते हैं ना हमारी बॉडी में 70% हमारी जो बॉडी है वाटर से बनी है, तो एक सेल अगर 70% वाटर का बना है तो पूरी बॉडी भी तो 70% वाटर की बनी ना। वही तो देखिए वहीं से वो टर्म लिया गया है, हमारी बॉडी 70% बनी है क्योंकि एक सेल में ही 80% के आसपास पानी होता है, वेरी करता है। अब साइटोप्लाज्म को दो बेसिस पर क्लासीफाई कर दिया है, जो सेल मेम्ब्रेन के पास की जो साइटोप्लाज्म है उसको एक्टोप्लाज्म कहते हैं, और जो उसको हटा के बाकी जो अंदर में आती है न्यूक्लियस के साइड उसको एंडोप्लाज्म कहते हैं। ऑर्गेनल्स की बात करी जाए, वही साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं ऑर्गेनल्स। अब ऑर्गेनल्स क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन से घिरे हुए हैं तो उसको लिमिटिंग बाउंड्री रहती है उसकी, जैसे हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक पूरा कनेक्टेड रहता है न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से, टिल क्या बोलते हैं आपका सेल मेम्ब्रेन तक। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर आपको पता है उसके अंदर का जो होगा एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स का हो गया आप उसको। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो टाइप का होता है राइबोसोम के बेसिस पर, अगर उसमें प्रेजेंट है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम नहीं है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और नाम होता है ग्रैन्युलर, क्योंकि राइबोसोम ग्रैन्यूल्स टाइप के लगते हैं तो ग्रैन्युलर आप कह सकते हो उसको। अब फंक्शन क्या होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, नाम में ही है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के सिंथेसिस में काम आएगा, जैसे कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं आपके पेनक्रियाज में जो इंसुलिन बनाएंगे, एंटीबॉडीज़ बनाएगी बी लिम्फोसाइट्स की। ठीक है, ये हो गया। डिग्रेडेशन ऑफ वन आउट सेल ऑर्गेनल्स में काम आता है, जिस भी ऑर्गेनल का उम्र हो जाता है ये उसके आसपास जाके उसको कवर कर लेता है, एक वैक्यूल या फिर ऑटोफेगोसोम बना देता है, जिसको लाइसोसोम क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को और क्या कहते हैं, एक ग्रेन्युलर रेटिकुलम, क्योंकि उसमें राइबोसोम नहीं होता। अब इसका फंक्शन क्या होता है, नॉन प्रोटीन सब्सटेंस जैसे कि फैट बना रहा है, कोलेस्ट्रॉल बना रहा है, ये सब बनाने का काम करते हैं। सेलुलर मेटाबॉलिज्म में भी इसका काम होता है। डिटॉक्सिफिकेशन में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है। तो आपको समझ में आ रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप सब पढ़ चुके हैं 11th में, इसमें कुछ मैं नया नहीं बता रहा हूँ आपको। और फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम को स्टोर करता है, जो आप पढ़ेंगे आगे स्केलेटल मसल में जो होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे कहते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन में काम आता है कार्सिनोजन मटेरियल के, कार्सिनोजन, जन का मतलब प्रोडक्शन, जो कैंसर प्रोड्यूसिंग सेल होते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनल की बात करते हैं गोल्जी अपरेटस। इस कैमिलियो गोल्गी ने इसको आउल में खोजा था। तो इसमें क्या होता है, ये इसका दो फेस होते हैं, सिस फेस और ट्रांस फेस। सिस फेस से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सामान लेता है और ट्रांस से सामान को उस तरफ फेंक देता है। तो फंक्शन क्या होता है इसका, प्रोसेसिंग में काम आता है, पैकेजिंग में काम आता है,
इसीलिए इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहते हैं, पुलिसमैन ऑफ द सेल कहते हैं, शिपिंग डिपार्टमेंट ऑफ द सेल कहते हैं। अब जैसे नेक्स्ट बात करते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम में क्या है होता है, लाइसोसोम क्या बोलते हैं, एंजाइम रखता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में पता होना चाहिए, जो इसकी जो मेम्ब्रेन है जिसको कवर करती है लाइसोसोम की, वो सबसे थिकेस्ट होती है। अब इसका कारण क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेस्ट करने वाले होते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि लाइसोसोम किससे बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपरेटस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, फिर गोल्गी एपरेटस उसको प्रोसेस करता है। उसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको बना के रखता है ना। और फिर टाइप्स ऑफ लाइसोसोम की बात की जाए, प्राइमरी लाइसोसोम होता है और एक सेकेंडरी लाइसोसोम होता है। प्राइमरी में क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, उसका पीएच 7 होता है, वो कोई एंजाइम रखता है लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में सारा। सेकेंडरी लाइसोसोम क्या होता है, जैसे ही वो एंडोसोम या फैगोसोम से जुड़ेगा, जो हम टर्म पढ़ेंगे आगे, तो उसका पीएच 5 हो जाता है। उससे उसका पीएच कम हुआ तो वो उसके एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं। फंक्शन की बात करें लाइसोसोम की, गार्बेज सिस्टम है, बहुत सारे एंजाइम रखता है जो सब चीज़ को डाइजेस्ट कर सकता है। प्रोटीएजेज है, लाइपेज है, अमाइलेज है, न्यूक्लियस है। अब मैकेनिज्म की बात की जाए, हेट्रोफेजी होता है, ऑटोफेजी, बाहर से कोई एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल आता है उसको एनगोल्फ कर देता है, उसको डाइजेस्ट करते हैं। ऑटोफेजी, खुद के सेल के अंदर कोई ऑर्गेनल बहुत कमज़ोर हो चुका है या बूढ़ा हो चुका है तो उसको भी ख़त्म कर देता है। इसका मेन रोल क्या होता है, स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, डिग्रेडेशन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। वही फैगोसोम बनाता है, वैक्यूल्स बनाता है, फिर उसको प्राइमरी लाइसोसोम सेकेंडरी लाइसोसोम में कन्वर्ट होता है, पीएच उसका कम रहता है। फिर डिग्रेडेशन ऑफ वन आउट सेल, वही ऑटोफैगोसोम्स रिमूव करता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को सेल्स के बाहर। और एक चौथा जो अभी अभी खोजा गया है फंक्शन इसका, सिक्रेटरी फंक्शन या सिक्रेटरी लाइसोसोम्स। अब ये क्या होते हैं, जो कन्वेंशनल जो ट्रेडिशनल लाइसोसोम होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं सिक्रेटरी लाइसोसोम में। इसके बेस्ट एग्जांपल हैं जो कि लाइसोसोम होते हैं साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल के अंदर वो परफोरिन और ग्रेंजाइम सिक्रेट करते हैं, जो कि क्या करते हैं, एपोप्टोसिस में हेल्प करते हैं। एपोप्टोसिस एक टर्म पढ़ने वाले हैं, जो कि नेचुरल डेथ होता है, प्रोग्राम सेल डेथ होता है। मेलानोसाइट्स में क्या, मेलानिन सिक्रेट कौन करता है, सेक्रेटरी लाइसोसोम करता है। ऐसे ही हम पढ़ने वाले। पेरोक्सिसोम क्या होता है, ये देखो, पेरोक्सिसोम और लाइसोसोम में एक डिफरेंस होता है कि जो पेरोक्सिसोम होता है वो क्या बोलते हैं, गोल्गी अपरेटस के पास होके नहीं जाता, वो सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको बनाता है। एक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। बाकी इसमें एंजाइम होते हैं, कैटलेस होता है, यूरेट ऑक्सीडेज होता है, डी अमाइनो ऑक्सीडेज होता है। फंक्शन की बात करी जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बीटा ऑक्सीडेशन, लॉन्ग चेन, वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड का। मैंने सत्यनारायण वाली बुक शुरू करी तो उसमें मैंने टर्म लिया भी था। फिर डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है ये, और ये डिग्रेड करता है प्यूरिन को यूरिक एसिड में। ये सब साइकिल आप सत्यनारायण वाली बुक में मैं डालने वाला हूँ, उसमें आप पढ़ने वाले हो। सेंट्रोजोम, सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि ये 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर से बने होते हैं, सेंट्रियोल्स, जो कि प्रोटीन के बने होते हैं। फिर सेक्रेटरी वेसाइकल्स एक टर्म पता होना चाहिए आपको। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया वही पता है बचपन से, पावर हाउस ऑफ द सेल, एटीपी फॉर्मेशन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये होता है कि वो उसमें ईटीसी चलती है, जो उसके एंजाइम्स आपको पता होना चाहिए। रेस्पिरेटरी चेंज, एक बार नाम ले देता हूँ, आगे हम पढ़ने ही वाले हैं वैसे। सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेस पहला, दूसरा डाइहाइड्रो निकोटिनामाइड आर्डिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NADH जिसको कहते हैं वो, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम C, एटीपी सिंथेस। नाम याद नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, हम आगे पढ़ने वाले, बस पता होना चाहिए कि ये एंजाइम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वाली मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। 2 होती है ना, ये 2 लेयर होता है इसमें, आउटर और इनर। इनर वाली इसका कौन होता है, ऐसी कर्व होती है बहुत, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन पता ही है आपको, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी में। अब एनर्जी है तो पावर हाउस बोलते हैं। फिर अलग से और पॉइंट बना के इसमें लिखा है, सिंथेसिस ऑफ एटीपी करता है। तीसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एपोप्टोसिस में इसका रोल प्ले होता है। साइटोक्रोम C जो इसका एक एंजाइम है, और एक और कौन सा है, सेकेंड माइटोकॉन्ड्रिया डिराइव्ड एक्टिवेटर ऑफ कैप्सिस, SMAC, ये एपोप्टोसी में रोल प्ले करता है। एपोप्टोसी प्रोग्राम्ड सेल डेथ, जो फिर से मैंने कहा वही होता है। फिर आगे बात करी जाए तो फिर ऑर्गेनेल्स जो कि जिनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, तो उसमें सबसे बेस्ट अच्छा एग्जांपल है राइबोसोम। राइबोसोम फिर किसका बना होता है आपको वो पता होना चाहिए, प्रोटीन का बना होता है और राइबोन्यूक्लिक एसिड का बना होता है। 2 टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, एक जो कि फ्री राइबोसोम्स होते हैं जैसे पाए जाते हैं, और एक क्या बोलते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े होते हैं। आपके दिमाग में आया होगा कि ये 30S 40S वाला नाम क्यों नहीं ले रहा, वो प्रोकैरियोट यूकैरियोट की बात नहीं कर रहे हैं अभी, अब ह्यूमन में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। फंक्शन ऑफ राइबोसोम की बात करें, प्रोटीन फैक्ट्रीज कहते हैं इसको, क्योंकि सारे प्रोटीन्स बनाते हैं। जो फ्री राइबोसोम होता है वो हीमोग्लोबिन के बनाने में मदद करता है, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोस्केलेटन क्या होता है, ये सेल के स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क को बनाने में काम करता है। 3 टाइप का होता है, वो पता होना चाहिए आपको, माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल की बात करी जाए, भाई ट्यूब्यूल्स का मतलब क्या होता है, एज अ ट्यूबुलर का मतलब हॉलो, तो ये हॉलो रहते हैं।
आपको ये पता होना चाहिए। और इसकी एक बेसिक यूनिट होगी जो मोनोमरिक यूनिट, जिससे रिपीट होता है, तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन ट्यूबुलिन से बना होता है। और ट्यूबुलिन भी फिर दो टाइप का होता है, अल्फा सब यूनिट और बीटा सब यूनिट। आपको ये पता होना चाहिए, बस इतना भी बेसिक चीज़ें पता है बहुत है। अब इंटरमीडिएट फिलामेंट ये रस्सी के टाइप का होता है, और ये जो इसका जो रोप लाइक पॉलीमर्स बोलते हैं इसको, फाइब्रस प्रोटीन। अब देखिए सब क्लास होती है इंटरमीडिएट फिलामेंट की, मैं नाम ले देता हूँ 5 ठो के छोटे छोटे। केराटिन जो कि एपिथेलियल सेल में प्रेजेंट रहता है, ग्लियल फिलामेंट्स, न्यूरोफिलामेंट्स, वाइमेंटिन और डेस्मिन। अभी कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहते हैं आपको पता है तो अच्छी बात है, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। केराटिन आपके एपिथेलियल सेल में प्रेजेंट रहेंगे, ग्लियल सेल्स एस्ट्रोसाइट्स में, न्यूरोफिलामेंट्स नर्व सेल में, वाइमेंटिन बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में, डेस्मिन मसल फाइबर्स में। फंक्शन ऑफ इंटरमीडिएट ये जोड़ के रखता है सेल लोग को और शेप वेप मेंटेन करने में वही काम आएगा। माइक्रोफिलामेंट वही आपको पता रहता है, एक्टिन और मायोसिन, लेकिन एक्टिन का नंबर ज़्यादा होता है मायोसिन से। ये बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए। फिर आते हैं न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस की बात करी जाए तो न्यूक्लियस क्या होता है, वही डबल मेम्ब्रेन लार्जेस्ट सेलुलर ऑर्गेनल होता है, आपको पता ही है। बहुत ही बेसिक चैप्टर है, इसमें ज़्यादा इसमें मैं टाइम नहीं लगा रहा हूँ। फिर वही अब बात करते हैं वही यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स, न्यूक्लियस के बेसिस पर हमने क्लासीफाई किया था, यूनिन्यूक्लियोटेड मल्टी न्यूक्लियोटेड न्यूक्लियस के नंबर पर। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की बात करी जाए तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, वही डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है उसका। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, वैसे न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, और उसके अंदर क्रोमैटिन भी होता है, न्यूक्लियोलस भी होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करी जाए तो इसमें पोर्स होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म आपका साइटोप्लाज्म से कनेक्ट होता है जब आरएनए एमआरएनए वहाँ से ट्रांसपोर्ट करता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं, आपको वो पता होना चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज सब वहीं प्रेजेंट होते हैं। क्रोमेटिन क्या होता है वो पता होना चाहिए, थ्रेड लाइक मटेरियल है जो कि डीएनए के मॉलिक्यूल्स का बना रहता है। छोटे छोटे टर्म है, आपको पता है, इसमें बहुत ही बेसिक लिखा हुआ है ये चैप्टर, इसलिए मैं बेसिक चीज़ें ही बोल रहा हूँ मैं। क्रोमोसोम्स क्या होता है, इज़ अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर दैट कैरीज कंप्लीट ब्लूप्रिंट ऑफ ऑल हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट स्पीशीज़। पूरी इन्फॉर्मेशन कैरी करके लेके जाता है उसका। हमारे अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन हमारे बॉडी में हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, उसमें 23 सिंगल क्रोमोसोम होते हैं। न्यूक्लियोलस क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, छोटी छोटी राउंड ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे अब फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस की बात करें, वही सिंथेसिस ऑफ आरएनए करेगा, सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम बनाएगा, ऐसे छोटे छोटे आपको फंक्शन पता होना चाहिए। डीएनए की बात करी जाएगी तो डीएनए दो जगह पाया जाता है, एक तो न्यूक्लियस के अंदर और एक माइटोकॉन्ड्रिया के पास पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट मत बोल देना क्योंकि वो प्लांट में आता है। इंपॉर्टेंस क्या होती है नॉन क्रोमोसोमल डीएनए की, माइटोकॉन्ड्रिया वाले की, अगर उसका डिसऑर्डर हो जाए वो आगे हम देखने वाले हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का वही शुगर, फॉस्फेट और फिर नाइट्रोजन बेस से बना होता है, आपको वो बेसिक पता होना चाहिए। जीन क्या होता है, जीन एक तरह से बुक होती है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस क्या करना है वो बताती है। एक सिंपल सी डेफिनेशन इसमें लिखी हुई है, वही सही है एकदम। हाँ, कोडॉन 3 बेस पेयर जब उस डीएनए में होते हैं तो उसको कोडॉन कहते हैं अपन। अब जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करते हैं, जीन्स में डिसऑर्डर हो जाएंगे। अब भाई जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन होता है। जेनेटिक म्यूटेशन, उसमें चेंज हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाता है क्रोमोसोम का सीक्वेंस का। अब देखते हैं भाई क्लासीफाई क्या किया है जेनेटिक डिसऑर्डर को, सिंगल जीन डिसऑर्डर, मल्टीफैक्टोरियल जेनेटिक डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिसऑर्डर। अब सिंगल जीन डिसऑर्डर का एग्जांपल बेस्ट है सिकल सेल एनीमिया, आपको पता होना चाहिए, उसमें एक सीक्वेंस चेंज हो जाता है। मल्टीफैक्टोरियल की बात करी जाए तो उसमें क्या होता है, मल्टीफैक्टोरियल का दूसरा नाम पॉलीजेनिक है। ये एनवायरमेंटल फैक्टर और म्यूटेशन इन मल्टीपल जीन्स के कारण होता है। इसका बेस्ट बीमारी आप याद रख सकते हैं अल्जाइमर, अर्थराइटिस और डायबिटीज़। अर्थराइटिस में आपको पता है लाइसोसोमल्स के जो एंजाइम होते हैं ना, उसकी मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, जिसके कारण अर्थराइटिस होता है। कैसे छोटे से सेल के लेवल का पूरा अर्थराइटिस कॉज कर दे रहा है, देखिए आप। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करी जाए तो दो बेसिस पर करते हैं, एक तो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मिलिटी और एक न्यूमेरिकल। स्ट्रक्चरल वाले में स्ट्रक्चरल एबनॉर्मिलिटी जो कि क्या बोलते हैं, इंस्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मिलिटीज ऑफ क्रोमोसोम विच लीड टू डिसऑर्डर लाइक क्रोमोसोमल इंस्टेबिलिटी, ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसीज विच कॉजेज मैलिग्नेंसी कॉज कर देता है ये। अब नेक्स्ट बात कर दीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है न्यूमेरिकल वाला। उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो जाता है। जैसे मोनोसोमी की बात करी जाएगी, उसका बेस्ट एग्जांपल है टर्नर सिंड्रोम, उसमें क्रोमोसोम कम हो जाता है। ट्रायोसोमी में एक ज़्यादा हो जाता है, डाउन सिंड्रोम, जो कि 2 होते हैं ना। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में जो देखो उसमें अगर कोई डिसऑर्डर हो जाए तो उसका इंपॉर्टेंस ये है कि उसमें
केर्न सायरी सिंड्रोम करके एक बीमारी होती है, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर जिसमें मायोपैथी, कार्डियोमायोपैथी हो जाती है, लेबर्स, हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी, ये सब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के डिसऑर्डर से रिलेटेड होते हैं। ये पता होना चाहिए आपको टर्म बस, कर्न सायरी सिंड्रोम करके। अब राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए की तरह ही होता है, आरएनए। डीएनए से आरएनए को बनने वाले को प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं अपन। उसमें बस एक थाइमिन की जगह यहाँ यूरासिल हो जाता है। 3 टाइप के आरएनए होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। जीन का एक्सप्रेशन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, उसी प्रोसेस को अपन जीन एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन कोड, देखिए हमको मेन प्रोटीन बनाना रहता है, तो अपन डीएनए से डायरेक्ट प्रोटीन क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि ये डीएनए बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, वो क्रॉस नहीं कर सकता जो न्यूक्लियर पोर होता है ना, तो इसलिए डीएनए को अपन आरएनए में कन्वर्ट करते हैं और उसकी मदद एंजाइम करते हैं, आरएनए पॉलीमरेज हो गया। ट्रांसलेशन में क्या होता है? अब आरएनए से आप जब प्रोटीन बनाते हैं, ग्रोथ फैक्टर जो सेल सिग्नलिंग में काम आते हैं उसे ग्रोथ फैक्टर कहते हैं। आप इसे, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा आपको समझ में आएगा। प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर जैसे आप पढ़े हैं, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग ग्रोथ फैक्टर, नर्व ग्रोथ फैक्टर, न्यूरोट्रॉफिन, एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन आपने पढ़ा होगा किडनी में, जो कि हाइपोक्सिया की कंडीशन में रिलीज होता है, थ्रोम्बोपोइटिन, मायोस्टेटिन, बहुत सारे नाम है। तो एक ग्रोथ फैक्टर होता है। ग्रोथ फैक्टर और साइटोकाइनिन में एक डिफरेंस अगर आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं कि जो साइटोकाइन होता है वो डिसीज़ कंडीशन में प्रोड्यूस होता है, लेकिन जो ग्रोथ फैक्टर होते हैं वो नॉर्मल सेल ग्रोथ की कंडीशन के प्रोड्यूस होता है। अब भाई नेक्स्ट बात करते हैं सेल की डेथ की। सेल की डेथ एक हो सकती है नेचुरल डेथ और एक हो सकती है भैया मर्डर वाला केस। अगर नेचुरल डेथ होती तो उसको एपोप्टोसिस कहते हैं, उसको प्रोग्राम सेल डेथ कहते हैं। ग्रीक में इसका मतलब होता है कि सेल सुसाइड कहते हैं, फॉलिंग ऑफ लीव्स कहते हैं। एपोप्टोसिस अपनी बॉडी के लिए अच्छा होता है, उसके कुछ बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे देखते हैं, रीडिंग करते हैं, थोड़ा सा बताता हूँ मैं। जैसे आपको पहला, जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बहुत सारे जो सिनेप्स बनते हैं तो 50% वो डीजनरेट कर जाते हैं, न्यूरॉन्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं। अप टू 50% ऑफ द न्यूरॉन्स आर रिमूव बाय एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस का इंपॉर्टेंस देखिए, हमारी जो फिंगर है 5 अलग अलग, सबका शेप सेम थोड़ी है साइज़ वाइज, वो एपोप्टोसिस से होता है। ये सब फीटल लाइफ में होता है वहाँ पर एपोप्टोसिस। अब सेक्स डिफरेंशिएशन में फीटस में होता है, वुल्फियन डक्ट हो गया आपका वहाँ सब। और फिर एंडोमेट्रियम की जो वॉल हो गई, या फिर आपका एंटेरोसाइट्स हो गए, ये सब वहाँ पर काम आता है। अब एक्टिवेशन एपोप्टोसिस का 2 तरीके से हो सकता है, या तो जो पॉजिटिव फैक्टर होते हैं हमारी बॉडी में वो कम हो जाए, या तो फिर नेगेटिव फैक्टर का नंबर बढ़ जाए। अब पॉजिटिव फैक्टर में वही ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, नर्व ग्रोथ फैक्टर हो गया, वो उसकी कमी हो जाएगी तब, या फिर इंटरल्यूकिन-2। अब नेगेटिव में क्या होता है, जैसे कि वही रेडिएशन हो गया, डीएनए डैमेज हो जाए किसी कारण, वायरल इन्फेक्शन वहाँ से। तो एक टर्म आपको पता होना चाहिए, डेथ रिसेप्टर लिगेंड एंड डेथ रिसेप्टर। ये रिसेप्टर होते हैं। डेथ रिसेप्टर आर द सब्सटेंसेज विच बाइंड विथ स्पेसिफिक सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स एंड इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। तो कॉमन डेथ रिसेप्टर लिगेंड के आपको नाम पता होना चाहिए, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर बीटा। रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन एपोप्टोसिस होता है, ज़्यादा आपको याद नहीं होना चाहिए लेकिन पता होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया का एक रोल होता है एपोप्टोसिस में। एक ठोक एंजाइम होता है कैस्पेस करके, एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई इनिशिएट द एपोप्टोसिस बाय एक्टिवेटिंग द प्रोटीजेस कॉल्ड कैस्पेस। नॉर्मली ये क्या बोलते हैं, सप्रेस होता है एपोप्टोसिस इनहिबिटिंग फैक्टर से, लेकिन जब कोई स्टिमुलस मिलता है तो क्या होता है, अभी मैंने माइटोकॉन्ड्रिया जब पढ़ाया था उसमें नाम लिया था, सेकेंड माइटोकॉन्ड्रियल डिराइव एक्टिवेटर ऑफ कैप्सिस जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं आपका एपोप्टोसिस इनहिबिटिंग फैक्टर के साथ कंबाइन करता है। अब कोई रोकने वाला नहीं रहा कैस्पेस को, तो वो जाके क्या करता है, एपोप्टोसिस स्टिमुलेट कर देता है और वो स्ट्रक्चर बनाता है एपोप्टोजोम। एपोप्टोसिस के प्रोसेस में क्या होता है, आपकी जो सेल रहती है, नेबरिंग सेल को कुछ नहीं होता, वो अपने सेल अपने आप को ख़त्म करती है। जबकि आप नेक्रोसिस में पढ़ेंगे, उसमें जो आसपास की सेल रहती है वहाँ पास भी वो उन्हें डिस्टर्ब कर देती है, उनको एबनॉर्मेलिटी भी हो जाती है। एपोप्टोसिस में ज़्यादा नुकसान हो जाता है, जैसे हीमोलाइटिक एनीमिया हो गया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया, कैंसर हो गया, एड्स हो गया, वहाँ पास होता है। नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है, अनप्रोग्राम्ड सेल डेथ, इसको सेल मर्डर भी कहते हैं। ये कब होता है, जब आपके सेल को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारे कारण होते हैं। नेक्रोटिक प्रोसेस में मैंने कहा सेल की स्वेलिंग होती है और ये आसपास के सेल को भी डिस्टर्ब कर देता है। इसका बहुत बड़ा 7-8 पॉइंट में मैकेनिज्म लिखा है, आप देख लीजिए इसको। रिएक्शन ऑफ नेबरिंग टिश्यू एंड नेक्रोसिस, देखिए डायलेशन हो जाता है कैपिलरीज का, टेम्परेचर बढ़ जाता है, हिस्टामिन रिलीज होता है, सेल की स्वेलिंग हो जाती है, तो मतलब आसपास के सेल को भी ये ख़राब कर देता है। अब सेल का अडेप्टेशन, अब
हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से सेल अडेप्ट करता है, कहीं पर सेल का नंबर ज़्यादा चाहिए रहता है, कम चाहिए रहता है, शेप चेंज करना पड़ता है, तो वो सब हम पढ़ने वाले हैं। पहला ऐसे 5 पढ़ने वाले, एट्रोफी, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, डिस्प्लेजिया और मेटाप्लेजिया। अब एट्रोफी का मतलब क्या होता है? ए का मतलब नॉट होता है। यहाँ पास क्या होता है? सेल का जो नंबर होता है वो कम हो जाता है। अब ऐसा कब हो सकता है? जब आपको खाना ना दिया जाए, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तब हो सकता है। अब ठीक है। और टाइप एट्रोफी भी 2 टाइप का, बेसिक 2 रहता है, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजी में कौन सा होता है? थाइमस बच्चों में चाइल्डहुड में कम हो जाता है, और पैथोलॉजिकल में कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल में हो जाता है तब। हाइपर का मतलब होता है अबव, मोर देन नॉर्मल से ज़्यादा नंबर ऑफ साइज़ का बढ़ना, नंबर का नहीं साइज़ का बढ़ना होता है। अब इसमें भी हो जाएगा फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल टाइप होता है एक। फिजियोलॉजी में क्या हो जाएगा? जब एक्सरसाइज करते हैं तो बढ़ जाता है सेल का साइज़, तो मस्कुलर हाइपरट्रॉफी हो गया। पैथोलॉजिकल में भी हो सकता है, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो हमारा वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाता है। कंपेंसेटरी कब होता है? जब एक आदमी की किडनी निकाली जाती है तो दूसरी किडनी अपने आप बड़ी हो जाती है, तो उसको कंपेंसेटरी हाइपरट्रॉफी कहते हैं। हाइपरप्लेजिया क्या होता है? नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाना, ये भी फिजियोलॉजिकल हो सकता है। जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है एंडोमेट्रियम, लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। ये बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं, आपको पता होनी चाहिए। चैप्टर हम छोड़ देते हैं, लेकिन इनसे थोड़ा आइडिया हमको अच्छा मिलता है। मेटाप्लेजिया, मेटाप्लेजिया का मतलब क्या होता है? रिप्लेसमेंट ऑफ एक सेल्स का। अब उसमें बात करते हैं हम डिस्प्लेजिया, मतलब ये एबनॉर्मल शेप उसका प्रोड्यूस होता है, एबनॉर्मल शेप्ड ऑफ सेल प्रोड्यूस होते हैं। ये ज़्यादातर हमको एपिथेलियल सेल्स ऑफ सर्विक्स और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में देखने मिलता है। मेटाप्लेजिया, जो मैंने अभी कहा, रिप्लेसमेंट ऑफ वन टाइप ऑफ सेल हो जाता है। ये एक फिजियोलॉजिकल होता है। फिजियोलॉजिकल में एग्जांपल है जब कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट हो जाता है। पैथोलॉजिकल में जब स्मोकिंग करते हैं तो जो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होता है वो नॉन सिलिएटेड स्क्वैमस में कन्वर्ट हो जाता है। सेल डिजनरेशन, इसमें सेल डिजनरेशन में साइटोप्लाज्मिक लेवल पर होता है, न्यूक्लियस को कोई हार्म नहीं होता है। अब सेल की एजिंग, सेल की एजिंग जब होती है तो एक पिगमेंट है, यहाँ नहीं, इस बुक में नहीं लिखा है पर आपको पता होना चाहिए। लाइपोफ्यूसिन करके एक प्रोटीन पिगमेंट होता है, उसका नंबर जितना ज़्यादा रहता है वो उतनी उस सेल की उम्र ज़्यादा होती है। स्टेम सेल्स के बारे में पढ़ते हैं अब। स्टेम सेल्स क्या होते हैं? जो कि दूसरे सेल्स को बना सकते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल होता है और एक एडल्ट स्टेम सेल होता है। एम्ब्रियोनिक में कब प्रोड्यूस होता है? ब्लास्टोसिस्ट में होता है, फर्टिलाइजेशन के 4-5 दिन बाद बनता है। वो खुद को और बना सकता है और प्लूरिपोटेंट नेचर का होता है। दूसरे एक्टो, मीजो, एंडो, तो इससे हम कोई भी ऑर्गेन हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, या जो जिससे कमी रहती है ऑर्गेनेल की। लेकिन बच्चे से लेना गलत रहता है, इसलिए हम स्टेम सेल ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड लेते हैं, और इससे आजकल 70 से ज़्यादा बीमारी ठीक की जा रही है वर्ल्ड वाइड। एडल्ट में भी स्टेम सेल्स होते हैं, सोमेटिक स्टेम सेल्स हो गए, हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स हो गए, जो कि ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है। तो ये चैप्टर यहाँ ख़त्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं कुछ देर में, सेल जंक्शंस। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आप चाहें तो इसे शेयर कर सकते हैं।